औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो है सोशल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। बाकी बातें बाद में, सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये और इससे आगे के 3 लेक्चर टोटली रिसर्च मेथड है। इनमें बस यही है कि रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रिसर्च होती क्या है। रिसर्च इज़ द मेथड ऑफ आस्किंग एंड आंसरिंग अ क्वेश्चन विद अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसीजर विच असिस्ट रिसर्चर इन अवॉइडिंग बायसनेस। देन आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च बेसिकली होती है ऐसी रिसर्च जो हम अमली तौर पर करते हैं। इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले तो ये वेल प्लान होनी चाहिए, कंट्रोल्ड फॉर एरर होनी चाहिए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली कंसिस्टेंस होनी चाहिए और रेप्लिकेबल होनी चाहिए। रेप्लिकेबल मीन उसको कोई भी और उसे प्रूव करने के लिए कि ये हमारी रिसर्च बिल्कुल सही है या गलत है, अगेन से रिपीट कर सकता है। देन व्हेन डू यू कंडक्ट रिसर्च। कोई भी रिसर्च हम उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब हमें ये सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि हम जो इस पे कॉस्ट ऑफ रिसर्च बेनिफिट ऑफ रिसर्च से कम हो। मतलब कि जितना हम वक्त और पैसा एक रिसर्च पर लगा रहे हैं, हमें उसके बदले में इतना तो फ़ायदा हासिल हो ना कि वो उस कॉस्ट को कवर कर जाए। तो उसके बाद ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमने देखना है कि इज़ सफिशेंट टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्ट रिसर्च। अगर हाँ तो हम अगले पॉइंट पर जाएंगे, अगर नहीं तो हम रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे। देन दी सेकंड पॉइंट इज़ दी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑन हैंड इनडेक्वेट्स, कि क्या जो हमारे पास रिसर्च के लिए जो पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ठीक भी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम फिर से रिसर्च नहीं करेंगे, अगर है तो हम अगले पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास अगला जो पॉइंट आ गया हमारे पास वो है नेचर ऑफ द डिसीजन। इज द रिसर्च क्वेश्चन इज कंसिडरेबली इम्पोर्टेंस। अब ये बात ये है कि जिस चीज़ पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं है। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या फ़ायदा उस पर रिसर्च करने का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। डज द वैल्यू ऑफ द रिसर्च इंफॉर्मेशन एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। ये वही बात होगी है कि अगर हमारी जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से कम हो या रिज़ल्ट में जो हमें फ़ायदा हासिल होगा उससे कम होगी तो रिसर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देन अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू शुड एक्सीड एस्टिमेटेड कॉस्ट। वही फिर से वही बात हो रही है। आगे चलते हैं। सोशल साइकोलॉजी रिसर्च। सोशल साइकोलॉजी रिसर्च बेसिकली बाकी जो साइंसेज होती हैं ना, सोशल साइकोलॉजी भी एक साइंस है। बाकी जो साइंसेस होती हैं उनमें एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होती है, इसमें ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस ज़्यादा होती हैं और इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, फील्ड स्टडी होती है, सर्वे होता है, क्वेश्चनर होता है और आर्चिवल डाटा होता है। आर्चिवल डाटा आपको पता भी होगा और मैं अगेन से बता देती हूँ कि आर्चिवल डाटा होता है जो पहले से डाटा मौजूद है। अगला साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं। अब सोशल साइकोलॉजी एम्प्लॉय साइंटिफिक मेथड विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोसीजर यूज टू गैदर एनालाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट रिड्यूस एरर एंड लीड टू डिपेंडेंट जनरलाइजेशन। कोई भी एक जब साइंटिफिक मेथड होता है उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हम ऑर्डर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्डर में फॉलो करना हमारा ज़रूरी होता है। देन आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, रिलाइज ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस रादर दैन द इंट्यूशंस होते हैं इल्हाम। हम इल्हाम्स पे नहीं बिलीव करते बल्कि हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं उन पे बिलीव करते हैं। इन सोशल साइकोलॉजी रिसर्च में रिलाइज ऑन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगेन से वही बात हो रही है। आगे चलते हैं। गोल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। बेसिक गोल्स क्या होते हैं एक साइंटिफिक मेथड की। डिस्क्रिप्शन, हमें उसको अच्छी तरह पहले से डिस्क्राइब करना होगा। कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ पर हम रिसर्च करें हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या। दैन हम प्रिडिक्शन, उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं जिसको हमने बाद में आगे जाकर साबित करना होता है कि ये जो हमने प्रिडिक्शन की है ये सही है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन आर दी नॉट ओनली फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना, इट इज़ अचीव्ड व्हेन कॉज ऑफ फिनोमेना आर आइडेंटिफाइड। हमें पता होना चाहिए कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं। आगे देखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कैजुअल इन्फ्रेंस, टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप एंड अदर एक्सप्लेनेशंस। वो कौन कौन सी हैं।
cooperation of event, understand what variable change in attraction to each other, time order relationship, the presumed cause must occur before the presumed effect, elimination of possible explanation, example, active learning strategy help student learn, other explanation could be motivation, I could, मतलब कि हमें एक जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसके रिलेटेड हमें अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत देनी पड़नी है। आगे चलते हैं बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। अब बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च जो सोशल साइकोलॉजी में यूज़ होती है वो देख लेते हैं। द गोल इन बेसिक रिसर्च इज़ टू सिंपली इंक्रीज नॉलेज। जो बेसिक रिसर्च होती है उसमें हमने नॉलेज इंक्रीज़ करना होता है, जबकि अप्लाइड रिसर्च में हमने उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालना होता है। आगे चलते हैं। कर्ट लेवन रिजॉल्व द कंट्रोवर्सी ऑफ द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द अप्लाइड एंड प्योर रिसर्च बाय इंडिकेटिंग दैट नो एक्शन विदाउट सर्च, नो रिसर्च विदाउट एक्शन। ये बात यहाँ क्या हो रही है कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि कहते थे कि हम अप्लाइड साइकोलॉजी रिसर्चर हैं और कुछ कहते थे हम बेसिक रिसर्चर्स करते हैं। तो उसके बाद कर्ट लेवन ने ये बात बताई थी कि कोई भी किसी भी एक्शन के लिए एक बेसिक रिसर्च होना ज़रूरी है। कोई भी हम अगर काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, और सेम इसी तरह कोई भी रिसर्च विदाउट एक्शन पॉसिबल नहीं है। देन कहते हैं रिसर्च प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। रिसर्च प्रोसेस में 8 बेसिक स्टेप्स होते हैं। डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्वेश्चन और रिव्यू लेक्चर जो पहले से हो चुका है हमें वो रीड करना होता है। फिर हमने हाइपोथेसिस बनाना है। अगेन हमने वेरिएबल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखनी है। चूज़ अ रिसर्च डिज़ाइन, हमने किस डिज़ाइन पे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। देन एवेल्यूएट द एथिक्स को हमने फॉलो करना है। देन कलेक्ट डाटा, हमारे पास जितना डाटा अवेलेबल है हमने वो सारा कलेक्ट करना है। देन फिर उसे एनालाइज करना है डाटा को, एंड कंक्लूजन की तरफ चला जाना। लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट इज़ कि हमने रिपोर्ट बनानी है। हमने जो भी रिसर्च करनी है उसके एंड पे हमने रिपोर्ट बनानी है। सबसे पहले अब फर्स्ट स्टेप को इन्होंने एलेबरेट करके लिखा हुआ है। Develop a research question and review lecture. Research idea do not develop in a vacuum. In selecting a topic to study, inspiration could come from someone else researcher. भाई हम ऐसे ही बैठे बैठे नहीं आ जाता हमें, हमने पहले कहीं सुनना है, कोई टॉपिक हमारे दिमाग में आना है, या हमने कहीं से सुनना है, टीवी के थ्रू सुने या किसी से सुने, हमारा उसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप होता है। देन हम उसकी तरफ हम भी चाहते हैं कि हम इसको प्रूव करें, तो इसलिए हम उस पर रिसर्च करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट जनरली इन्वेस्टिगेट टॉपिक दैट हैज़ रेलिवेंस टू देयर ओन लाइव्स एंड कल्चर्स। हाँ, कल्चर्स और अपनी लाइफ के अबाउट सोशल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं। वंस अ टॉपिक हैज़ बीन चूजिंग द रिसर्चर मस्ट सर्च द साइंटिफिक लेक्चर और डिटरमाइन वेदर प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टॉपिक एग्जिस्ट। अब हमने ये देखना है कि अगर पहले से कोई, मैंने पहले बताया कि इसमें यही होता है कि अगर पहले से कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हमने उसको भी एक दफ़ा देख लेना है और सारी रिव्यू कर लेना है। दैन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन सिलेक्टिंग ऑफ क्वेश्चन के लिए हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहिए होते हैं। It is important to go beyond a general description of a problem by narrowing and zeroing in on what you want to study. Generate question, read theories on your topic, consider your own experience, think of expectations, note inconsistencies in previous research. अब हमने क्वेश्चन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। उससे पहले हमने सारी पुरानी रिसर्चेस देखने हैं। हमने देखना है कि अगर उनमें कोई ऐसा फ्लॉ है जिस पे बात नहीं की गई, हमने उसके बारे में रिसर्च करनी है। द रिसर्च क्वेश्चन कम फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च आर रियल वर्ल्ड सोर्स ऑफ लेक्चर्स, मतलब हमने जो पुरानी चीज़ें किधर से पढ़ने, बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, अनपब्लिश्ड मटेरियल वगैरह भी जो होता है उन सब से हम देख सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया हो। तो अगले में भी यही सारा है, अगले लेक्चर में भी और उससे अगले में भी यही सारे हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।